तो स्टूडेंट्स आज हम लोग चैप्टर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 14 है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो द चैप्टर इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये है टॉपिक, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअली ये चैप्टर का नेम है, चैप्टर 14 है, चैप्टर 14। ओके, तो इससे पहले कि चैप्टर स्टार्ट करें कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं चैप्टर का। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक करंट बहुत सारे इफेक्ट शो करती है, जैसे कि केमिकल इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट है, इस तरीके के मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करते हैं ये। ठीक है, तो जो इस क्लास में हमको जो पढ़ना है वो है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखते हैं कि ये क्या है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले कि इन चीज़ों के बारे में पढ़ें, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं। पहला होता एक है केमिकल और सेकेंड है करंट। तो केमिकल्स के बारे में जानते हैं कि केमिकल क्या होता है, व्हाट इज केमिकल। तो यहाँ पे जितने भी आपके केमिकल प्रोसेसेस हैं उसमें जो भी प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं वो सब केमिकल्स होते हैं। जैसे रिएक्शंस के बाद कुछ मिलता है आपको नया, ठीक है, तो वो सभी को केमिकल बोलते हैं। एक तरीके से ये आर्टिफिशियल, कई बार नेचुरल भी हो सकता है रिएक्शन जिससे कि प्रोडक्ट कोई मिले केमिकल, कई बार आर्टिफिशियल कंडीशंस में मिलते हैं। ये हार्मफुल भी हो सकते हैं, यूजफुल भी हो सकते हैं। आजकल हम लोग बहुत सारे टाइप के केमिकल्स यूज़ करते हैं अपने सराउंडिंग्स में, मेडिसिन में यूज़ करते हैं कई बार। ठीक है, बहुत सारे टाइप के केमिकल्स यूज़ करते हैं, तो इसको बोलते हैं केमिकल यहाँ पे। सेकेंड है आपका इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जब आप डिफिनीशन पढ़ेंगे तो आपको मिलता है इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ऐसे करके आपको डिफिनीशन मिलती है। तो इस इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले थोड़ा सा देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को कैसे इजीली अच्छे से समझें। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे चलना होगा, जो कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है, क्लास 7 में। एक बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए क्या है वो बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आप एक एटम के बारे में बात करते हैं जब, तो ये है एक स्फीयर, ये है एटम। इसके अंदर यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे एक और स्फीयर होता है। एक्चुअल में स्फीयर है। अब स्फीयर और सर्कल, यहाँ पे देखने में ये सर्कल लग रहा है बट ये स्फीयर है। तो स्फीयर और सर्कल में क्या डिफरेंस है, देखिए जो आपका रिंग होता है, रिंग जो कि रिंग पहनते हैं, या फिर आप क्वाइन की बात करें, ये सब सर्कल के स्ट्रक्चर है, ये 2 डायमेंशनल है। एक्चुअल में इसको सर्कल बोल सकते हैं। जैसे कि बैंगल्स होते हैं, चूड़ियाँ जो लेडीज यूज़ करती हैं, वो भी सर्कल का एग्जाम्पल है। स्फीयर में क्या होता है, बॉल, जैसे कि क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, ये सब स्फीयर के एग्जाम्पल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये सभी क्या स्फीयर के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये जो एक्चुअल में होता है ये स्फेरिकल होता है, जैसे वॉलीबॉल या बास्केटबॉल या फिर फुटबॉल जैसा। बट इसका साइज क्या है, बहुत स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि हम उसको नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। ठीक है, तो अब ये एक स्फीयर है, इसके अंदर एक और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये वाला पार्ट जो है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके, अब इस न्यूक्लियस के अंदर बोलते हैं कि क्या होता है, 2 पार्टिकल्स होते हैं, वो भी स्फेरिकल नेचर के ही होते हैं। 2 पार्टिकल्स मीन्स यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, काउंटिंग में 2 नहीं, 2 टाइप के पार्टिकल। एक को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोलते हैं एक को, एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन और एक दूसरा पार्टिकल होता है जिसको बोलते हैं प्रोटॉन। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के अंदर
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। कितने होते हैं ये हम नहीं कह सकते, ये अलग अलग एटम में अलग अलग होंगे। जैसे कार्बन एक एटम है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन होंगे ये हमको देखना होगा। तो अगर कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। एक्चुअली ये न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं होता इसमें, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पे अगर ये कार्बन की बात करेंगे तो ये कार्बन में जो आपको होगा वो 6 और 6 होते हैं। वैसे यहाँ पे आपको बस इतना ही जानना है, कुछ आइसोटोप्स में वेरिएशन हो सकता है, बट यहाँ पे 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन एक और पार्टिकल होता है वो इस न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा बल्कि यहाँ पे होता है। ये जो अलग अलग ऐसे कुछ इसके सराउंड ऐसे घूमता रहता है, ठीक है, वो एक जगह फिक्स नहीं होता कभी, ठीक है। ये सभी जबकि इसी सेंटर पे फिक्स होते हैं। तो आप एक डॉटेड लाइन से बना देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये देखिए ये डॉटेड लाइन से चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं उसको, ये ऐसे घूमता रहता है। अब यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, किसी भी एटम की सबसे जो खास बात है वो है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे ऑलवेज। न्यूट्रॉन हो सकता है कि इक्वल हो प्रोटॉन की या फिर ग्रेटर होगा, कम जनरली नहीं होता है, किसी एक केस में कम होता है, वो आपको जब आप हायर क्लास में पढ़ेंगे तो पढ़ाया जाएगा। जब आप देखेंगे कि हाइड्रोजन की केस में उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ वो एक ही एटम है एक्सेप्शन की केस में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिल रहा है, 2 पार्टिकल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिल रहे हैं। और न्यूक्लियस के बाहर लेकिन एटम के ही अंदर यहाँ पे मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, जो कि इसके चारों तरफ ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा प्रोटॉन के नंबर से। इसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टिकल आपको क्या मिल रहा है एटम के अंदर, वो मिल रहा है इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये 3 पार्टिकल ये सभी एटम के अंदर है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं है लेकिन एटम के अंदर है। तो इनमें से ये जो 2 पार्टिकल है, जो प्रोटॉन है, एक तो एटम न्यूक्लियस के अंदर है, ये देखिए न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन, और न्यूक्लियस के बाहर क्या है इलेक्ट्रॉन, लेकिन एटम के अंदर है। ये दोनों ही चार्ज पार्टिकल हैं, क्या ये चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ये दोनों ही चार्ज पार्टिकल है। बट यहाँ पे देखें अगर तो जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर है, मतलब बहुत ही ज्यादा अंदर है, और इलेक्ट्रॉन बाहर है। तो होता क्या है, जब किसी वायर से करंट पास करती है तो हम लोग बोलते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब है फ्लो ऑफ प्रोटॉन और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर फ्लो ऑफ प्रोटॉन और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो या तो उस वायर से प्रोटॉन फ्लो कर रहा होगा, मतलब कि मूव कर रहा होगा, जैसे हम चल रहे हैं ऐसे, तो ऐसे प्रोटॉन चल रहा होगा या तो इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा, दोनों ही केस में वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगी। उसकी डायरेक्शन अलग होगी, डायरेक्शन के बारे में भी आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस हमें इतना जानना है कि अगर वायर के अंदर से प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो तो करंट पास करेगी, उसी को करंट बोलते हैं। बट क्योंकि प्रोटॉन यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस के अंदर है तो ये फ्लो नहीं कर पाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अंदर होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन होता है बाहर, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजिली फ्लो करता है। तो हम लोग जनरली बोलते हैं किसी वायर में करंट फ्लो करने का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर सिर्फ फ्लो नहीं, आप उसको बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट इन वायर। कंडक्टिंग वायर की केस में देखिए लिक्विड्स में भी करंट फ्लो कर सकती है, गैसेज में भी करंट फ्लो कर सकती है, बट एक जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सॉलिड्स में कंडक्टिंग वायर्स में जो करंट पास करती है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करती है। लिक्विड और गैसेज में जरूरी नहीं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हो, वहाँ पे आयंस, और वहाँ पे आयंस की वजह से भी, पॉजिटिवली चार्ज आयंस की वजह से भी करंट पास करती है। तो वहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ लिक्विड और गैसेज में, बट इन केस ऑफ सॉलिड कंडक्टर वायर, जैसे कि कॉपर वायर है, जैसे कि सिल्वर वायर है, जैसे कि एल्युमिनियम वायर है, इन सभी के केस में आप बोल सकते हैं
करंट को डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। तो स्पेसिफिक डिफिनीशन है आपका, सबसे बेस्ट जो डिफिनीशन है वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हर कंडीशन में सेम है, चाहे आप वो लिक्विड के लिए बोलें, चाहे आप वो सॉलिड के लिए बोलें, चाहे आप वो गैस के लिए बोलें। बट अगर आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं इन केस ऑफ कंडक्टिंग वायर, तो ये एकदम सही हो जाता है, कोई गलत नहीं है। प्रोटॉन का रेट ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन तो नहीं हो सकता कभी कभी, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये कभी फ्लो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट मिल रहा है वो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल की एग्जांपल्स पहले क्या है। तो आप देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये दो ऐसे पार्टिकल हैं जो कि चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है। इन्हीं के फ्लो से करंट जनरेट होती है। बट प्रोटॉन फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, वो फ्लो करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही वो रीजन है जिसकी वजह से किसी कंडक्टिंग वायर में, जो आपके घरों में लगे हुए वायर, या तो कॉपर का होगा, एल्युमिनियम का होगा, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो चार्ज पार्टिकल है वही फ्लो करता है, जिससे उसके अंदर करंट पास करती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया है, ठीक है। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको क्या जानना है, हमने पढ़ा हुआ है, पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो मैटर होता है, मैटर क्या है, मैटर वो है जिसमें कि मास होता है और जो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है। वो मैटर जो जिन पार्टिकल से बना हुआ है, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको बोलते हैं एटम। वैसे तो आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उससे भी छोटे पार्टिकल्स हैं, बट ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये एटम के अंदर रहेंगे तभी एग्जिस्ट कर सकते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर नहीं रह सकता कभी, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रोटॉन भी नहीं रह सकता, न्यूट्रॉन भी नहीं रह सकता, बट एटम के अंदर है तो वो रह सकता है इन्वायरमेंट में। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एटम जो है वो सबसे स्मॉल पार्टिकल है। तो एटम, ये एक एटम है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर होता है एक न्यूक्लियस जो कि एकदम सेंटर पे होता है, जैसे कि आपने सेल के केस में पढ़ा हुआ है, वैसे यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है न्यूट्रॉन और दूसरा होता है प्रोटॉन, ठीक है। ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन इस न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, ठीक है। अगर एटम के अंदर बात करें तो एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और थर्ड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर है लेकिन एटम के अंदर है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमता रहता है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर उतना ही होता है जितना कि प्रोटॉन के नंबर है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी एटम में सेम नंबर में होते हैं। तो अगर आपको पता चल जाए कि इसमें 10 प्रोटॉन है तो आप श्योर हो जाएंगे इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ये कंपलसरी है। न्यूट्रॉन के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, न्यूट्रॉन कई बार प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, कुछ केसेस में कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आई है बात, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनीशन क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज लिक्विड, सॉलिड और गैसेस सभी में हो सकता है। तो जहां ये फ्लो होगा वहीं पे करंट प्रोड्यूस होगी। अब चार्ज का मीनिंग यहाँ पे देखिए, चार्ज जो है उसका मीनिंग यहाँ पे है 2 पार्टिकल के बारे में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में ये बात कर रहा है अगर आप चार्ज की बात करेंगे, ठीक है। तो प्रोटॉन अभी अभी बताया गया, प्रोटॉन फ्लो नहीं करता क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये बहुत ही स्ट्रांगली बाउंडेड है, ये बाहर नहीं आ पाता है। तो इसका मतलब मेनली हमारा क्या फ्लो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करेगा, कहाँ से, वायर के अंदर से।
तो आप किसी कंडक्टिंग वायर के लिए बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू करंट पासिंग थ्रू दैट कंडक्टिंग वायर। बट लिक्विड और गैसेज में सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता, उसमें कुछ पॉजिटिवली चार्ज आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों फ्लो करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है, देखिए ये जो पार्टिकल है ये है पॉजिटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन क्या है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, लेकिन दोनों ही चार्ज पार्टिकल है, दोनों के मोशन से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी। तो चाहे तो ये फ्लो करे बट ये फ्लो करे, दोनों ही केस में करंट पास करेगी, बट ये फ्लो नहीं कर सकता। बार बार बता रहे हैं हम आपको, ये याद रखना है कि प्रोटॉन कभी फ्लो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है और इलेक्ट्रॉन बाहर है, इसलिए ये इजिली फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक सर्किट है जिसमें यहाँ पे एक बल्ब, इसको एलईडी जो भी आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे की है कि सर्किट को क्लोज या ओपन करने के लिए, ये है बैटरी बी। ठीक है, इसका यूज करके इस सर्किट में करंट फ्लो करेंगे। तो देखते हैं कि जब इस सर्किट में करंट फ्लो करेंगे तो क्या क्या होगा। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो करंट पास कर रही है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक तरीके से। ठीक है, जैसे ही आप इस की को क्लोज करेंगे, इफ यहाँ पे अगर बल्ब ग्लो कर गया तो क्या हुआ, लाइट मिल रही है आपको। तो लाइट कैसे मिल रही है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मिल रही है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसका कन्वर्जन हुआ लाइट एनर्जी में। और अगर आप देखेंगे ये कंटिन्यू अगर इसमें फ्लो करता रहे करंट, तो कुछ देर बाद ये वायर हीट भी हो जाता है, तो आपको क्या मिलती है हीट एनर्जी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हुआ लाइट और हीट एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में करंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पे ये बैटरी को कनेक्ट करते हैं, इसके अंदर से ऐसे करंट पास करने लगती है। तो ये देखिए ये है डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ऐसे ये पॉजिटिव से दूर की तरफ चलती है और ऐसे। अब यहाँ पे देखिए ये सारे वायर्स लगे हुए हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ये वायर हैं। ये मान लीजिए कॉपर वायर सपोज लगाया गया है, तो आप देख रहे हैं कॉपर वायर में क्या फ्लो करेगा, तो करंट पास करेगी। अभी बताया गया क्या प्रोटॉन की फ्लो करने से होगी, नहीं। अभी बताया गया था प्रोटॉन फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि प्रोटॉन का है न्यूक्लियस में। तो क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन। यस, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो जो करंट की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसके अपोजिट होता है। मतलब कि यहाँ पे देखिए करंट की डायरेक्शन है ऐसे, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसे। तो इस टाइप की डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, ये देखिए ये क्लॉकवाइज है। इफ करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस मीन्स इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा, इधर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, आप बातों को क्लियर समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये है करंट, एक सर्किट है, इसको बोलते हैं, ये जो कंप्लीट कॉम्बिनेशन है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये क्या है, एक है इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है। और इसमें जो ये बल्ब है, ये जो की है, ये जो बैटरी है, इनको सर्किट एलिमेंट बोलते हैं। इस सर्किट के बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं और भी चीजें हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि रजिस्टर, कैपेसिटर। ठीक है, हालांकि वो सारी चीजें अभी ये नहीं है आपके सिलेबस में यहाँ पे। तो देखते हैं कि ये एक सर्किट है जिसमें के को जब क्लोज किया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और करंट फ्लो की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब चेक करते हैं कि क्या सभी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं। जितने भी मटेरियल्स के हम लोग सॉलिड मटेरियल्स की कुछ चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि अगर आपने कॉपर वायर बनाया है या फिर कोई चीज़ प्लास्टिक का बना हो, कोई वुडन सॉलिड है, कोई एल्युमिनियम का है, कोई आयरन का है, कोई डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक का है,
तो क्या सभी के अंदर से करंट पास करेगी? तो करंट सभी के अंदर से कौन सी कंडीशन में पास करेगी या फ्लो करेगी? उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्लोइंग इन ए मटेरियल इट मीन्स करंट विल नॉट फ्लो। तो आप देखेंगे कि अगर कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर से बैटरी को कनेक्ट करने पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगी। तो इलेक्ट्रॉन क्यों मूव नहीं करता होगा? किसी मटेरियल में मूव कर रहा है, क्यों करता है ऐसा, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो आपके पास है ये सर्किट, यहाँ पे आपने सर्किट को ओपन रखा है कुछ कनेक्ट करने के लिए, और ये है बैटरी, ठीक है। ये बैटरी, और आपने यहाँ पे की यूज किया है कि कब आप सर्किट को क्लोज करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एक कंडक्टिंग वायर ऐड कर दिया, सपोज ये है कंडक्टिंग वायर। इस ए बी के बीच में आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसको स्ट्रेट भी बना सकते थे, हम ऐसे बनाया ताकि आपको समझ में आए। जब इसको क्लोज करेंगे आप तो क्या होगा, करंट ऐसे पास करेगी, करंट की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, करंट के अपोजिट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है। तो फर्स्ट केस में देखेंगे, केस फर्स्ट, जब यहाँ पे कंडक्टिंग वायर कनेक्ट है तो कंडक्टिंग वायर के केस में क्या होगा, करंट इज इन द सर्किट। कैसे पता चला, ये कैसे पता चला कि सर्किट में करंट है? क्योंकि एलईडी क्या होगी, ग्लो करेगी, या फिर लिख रहे हैं एलईडी इज ग्लोइंग, एलईडी ग्लो करेगी। यहाँ पे ये है एलईडी, जब भी एलईडी ग्लो करेगी तो हम लोग ये मान लेंगे कि सर्किट में करंट पास कर रही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस है। जब भी यहाँ पे देख रहे हैं हम ए बी के क्रॉस कंडक्टिंग वायर कनेक्ट किया तो यहाँ पे एलईडी ग्लो किया और करंट है सर्किट में इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए क्लॉकवाइज क्यों, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो पॉजिटिव से इधर ही करंट चलती है। ये आपको यहाँ पे कन्वेंशनली मान लेना होगा, इसके रीजंस आपको हायर क्लासेस में बताए जाएंगे क्यों होता है ऐसा, ठीक है। अब सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस देखिए, केस सेकेंड केस में क्या होगा, यहाँ पे सपोज प्लास्टिक का कोई मटेरियल या फिर वुडन कोई ब्लॉक कुछ भी कनेक्ट कर दिया गया होगा। तो मान लीजिए कि प्लास्टिक का कोई मटेरियल यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया, इस टाइप का कुछ, ये प्लास्टिक है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एलईडी ग्लो नहीं करती, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लास्टिक कनेक्ट किया है तो नो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। या फिर इसी को आप इंसुलेटिंग मटेरियल बोलते हैं। अब जैसे इसमें करंट पास नहीं किया तो इसको आप बोलते हैं इंसुलेटर, या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल बोल सकते हैं। कोई वुडन है या प्लास्टिक का है, डिफरेंट टाइप के, आपको प्लास्टिक के बारे में भी पता है तो इसको प्लास्टिक ही रहने देते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि एलईडी विल नॉट ग्लोइंग, या फिर लिख सकते हैं एलईडी इज नॉट ग्लोइंग। तो एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है इसलिए इसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। तो अब जिस केस में इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे पास नहीं करेगी उन सभी को इंसुलेटर बोलेंगे, और जिनके केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास करेगी उन सभी को यहाँ पे हम लोग कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है।
या कंडक्टिंग मटेरियल बोलेंगे हम। तो आपको यहाँ से दो कैटेगरी मिलती है, एक तो होती है कंडक्टर और दूसरा होता है इंसुलेटर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा इस केस में, ए मिलेगा आपको कंडक्टर की कैटेगरी और बी मिलेगा इंसुलेटर्स। ठीक है, तो कंडक्टर्स में कौन कौन से होंगे ये आपको ढूंढना होगा। जैसे कि आप बोल सकते हैं कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर एक्सेट्रा, ये सभी कंडक्टर हैं। इंसुलेटर में प्लास्टिक, वुड, ठीक है, ये सभी हैं। और भी बहुत टाइप के मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। तो ये इंसुलेटर और कंडक्टर्स आपको मिल रहे हैं। कैसे पता चलेगा, बहुत इजी है। कंडक्टर को यहाँ पे रखिए आप, और अगर ये जैसे ही रखेंगे ये एलईडी ग्लो करने लग जाएगा। इंसुलेटर को यहाँ पे ऐड करेंगे तो एलईडी ग्लो करना बंद कर देगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे मटेरियल है जिनको यहाँ पे लगाने से इस सर्किट में करंट पास करती है, मतलब कि वो उनके अंदर से भी करंट पास करती है, उनको बोलते हैं कंडक्टर्स। और ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर से करंट पास नहीं करती है उनको बोलते हैं इंसुलेटर्स। अब आपको एक चीज का आइडिया मिल गया होगा कि करंट कंडक्टर्स के अंदर से क्यों पास करती है और इंसुलेटर के अंदर से पास क्यों नहीं करती है। तो देखिए, कंडक्टर के अंदर से करंट क्यों पास करती है। अब आप आएंगे अपने बेसिक नॉलेज पे, तो आप देखेंगे कि किसी सॉलिड के अंदर से करंट क्यों पास करती है, क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो उसके अंदर करंट पास करती है। लेकिन दूसरी बात यह है कि ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्ट्रांगली बंधे हुए होते हैं, स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, वो फ्लो नहीं कर पाते हैं। बैटरी लगाने पर भी वो फ्लो नहीं कर पाते हैं। देखिए, बैटरी नहीं है तो किसी भी वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, लेकिन बैटरी लगा है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। जिनमें से उसको बोलेंगे कंडक्टर, जिसके अंदर से फ्लो नहीं करता उसके अंदर से उसको बोलते हैं इंसुलेटर। तो ऐसे मटेरियल जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, बैटरी लगाने पे वो फ्लो नहीं कर पाते, इसका मतलब उसके अंदर से करंट नहीं फ्लो हो पाती, उनको बोलते हैं इंसुलेटर्स। उनके एग्जांपल है वुड, प्लास्टिक एक्सेट्रा। ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, कब, जब बैटरी से उनको कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें लूजली बाउंड होते हैं, ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं कंडक्टर्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सॉलिड को आपने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है कंडक्टर, जिनके अंदर से करंट फ्लो करती है, क्यों करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है। इंसुलेटर्स, वो मटेरियल जिनके अंदर से करंट पास नहीं करती, क्यों नहीं करती, क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर वो स्ट्रांगली बाउंडेड है, वो फ्लो नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इतना बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स होता है फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पे दो टाइप के चार्ज पार्टिकल्स की बात करते हैं हम, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। बट प्रोटॉन कभी भी वायर के अंदर से फ्लो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होता है, बहुत ही अंदर है, बहुत ही स्ट्रांगली बाउंड है। तो क्या फ्लो करेगा, वो है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी आप करंट को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन कौन सी केस में, सॉलिड वायर के केस में। लिक्विड और गैस में ये डिफिनीशन नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ साथ और भी चीज़ें जिसको आयन बोलते हैं वो भी फ्लो करेंगे, तो करंट फ्लो करेगी। तो यहाँ पे अगर सॉलिड की बात करेंगे तो वहाँ पे सॉलिड में सिर्फ एक ही ऐसा पार्टिकल है जिसके फ्लो करने से करंट फ्लो करती है, वो है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कंडक्टर्स और इंसुलेटर जो हैं सॉलिड में, उनमें करंट अगर पास करती है, इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। करंट पास नहीं करती, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस सिंपल सी एक्टिविटी के बेस पे आप कंडक्टर्स और इंसुलेटर को कैटेगराइज कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं, इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है ये और बहुत ही सिंपल है। ओके, तो आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, इसके लिए आपको क्या क्या जरूरत है। देखिए, आप एक एलईडी, यहाँ पे एक छोटा सा सेल, ठीक है, ले सकते हैं, और आपके पास डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स का होना चाहिए कलेक्शन, जिसको आप यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, आप चेक करेंगे कि ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर। ग्रेफाइट जानते हैं आप, पेंसिल जो होता है जिससे लिखते हैं पेंसिल से, उसके
आगे जिससे लिखते हैं ब्लैक कलर का आप देखते हैं उस वही ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। तो आपको चेक करना है कि ग्रेफाइट इन दोनों में से किस कैटेगरी में है, कंडक्टर की कैटेगरी में या इंसुलेटर की कैटेगरी में। कैसे पता करेंगे आप, सर्किट के इस पार्ट में जो कि आपने ओपन रखा हुआ है एवी, इसी पार्ट में आप ग्रेफाइट को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप इस पार्ट में ग्रेफाइट को कनेक्ट करेंगे, ये एलईडी ग्लो कर गई तो हो गया वो कंडक्टर, अगर ये एलईडी ग्लो नहीं किया तो हो गया इंसुलेटर। बट आपको प्रॉपरली चेक करना होगा कि यहाँ पे सर्किट अच्छे से कनेक्ट हुआ है कि नहीं। कई बार क्या होता है, हमने इस सर्किट को कनेक्ट नहीं किया प्रॉपरली, ये ए से तो अटैच है लेकिन बी पे हो सकता है कि हमारा अटैचमेंट आपने जो कनेक्शन किया है वो सही ना हो, तो उस कंडीशन में भी एलईडी ग्लो नहीं करेगी। तो आप प्रॉपर चेक करेंगे कि जो भी आपका ग्रेफाइट है वो ए और बी पॉइंट से प्रॉपरली कनेक्ट है। उसके बाद जैसे ही आप की को क्लोज करेंगे, देखिए एक्सपेरिमेंट करने से पहले ऑलवेज की को ओपन रखते हैं, यहाँ पे प्रॉपर कनेक्शन कर देते हैं। इसके बाद इसको क्लोज करेंगे और हम चेक करेंगे कि एलईडी ग्लो कर रही है कि नहीं। अगर एलईडी ग्लो करती है इट मीन्स वो मटेरियल कंडक्टर की कैटेगरी में आ जाएगा, और ग्लो नहीं किया तो इंसुलेटर की कैटेगरी में आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, आप इसको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपके पास आसपास अवेलेबल है, आप लीजिए वायर्स यूज़ करिए और इसको परफॉर्म करिए, और बताइए कि आपके आसपास ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कंडक्टर और इंसुलेटर्स हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कंप्लीट करेंगे। इस एक्टिविटी को आप रिकॉर्ड करके रखिए अपने पास, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। तो देखते हैं आगे क्या क्या हमको पढ़ना है इस चैप्टर में।